में क्या अपोजिशन अपने जलसों से हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकती है और ये सर्कुलर जारी करने की क्या जरूरत पेश आई। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने आज नवाज शरीफ की हिदायत पर सर्कुलर जारी किया। आज बनने वाली अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर भी वो हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, अपोजिशन के लाएमल के हवाले से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके हिदायत कर दी थी, उसके बावजूद आपने सर्कुलर जारी किया है कि मुसल्लह अफवाज और एजेंसियों से कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। क्यों जरूरत पेश आई ये सर्कुलर भी जारी करने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिसी गाइडलाइन जारी की थी ट्वीट के ज़रिए, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी था कि एक सर्कुलर जारी किया जाता। लिहाजा उनकी उस हदायत को फॉर्मल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये एक अलमिया है कि इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले हमारी अस्करी क़यादत ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी सिक्योरिटी और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और आपने देखा कि अपोजिशन के जितने रहनुमा थे उन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी का एहसास किया और किसी जगह कोई एक लफ्ज़ उस मीटिंग के हवाले से नहीं आया। लेकिन बाद में हुकूमती वज़रा ने उस मीटिंग के हवाले से अपने मतलब की बातें लीक करना शुरू की और अभी भी अपोजिशन ने उस मीटिंग के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि उस मीटिंग की जो बातें हैं अगर अपोजिशन भी मुकम्मल तौर पे लीक करे तो शायद हमारे मुल्क के अंदर बदएतमादी और तनाज़ात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता। तो ये अपोजिशन जमातों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल पैदा हो कि जिससे हमारे कौमी इदारों के हवाले से बदगुमानियाँ पैदा हों। लिहाजा हमारा दूसरा तजुर्बा DGISPR की वो प्रेस रिलीज थी जो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि DGISPR बहुत अच्छी तरह बहुत उन्होंने डिग्निफाइड तरीके से अभी तक कॉन्डक्ट किया है, लेकिन ये एक जो पॉलिटिकल उनकी स्टेटमेंट थी उससे हमें भी थोड़ा शॉक लगा है और हैरानी भी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हों। लिहाजा पार्टी ने यह फैसला किया कि इस हदायत को तमाम अहलकारों तक वाज़े तौर पे पहुंचाया जाए और आइंदा जो भी मीटिंग हो वो पार्टी की आदत के इल्म में हो, ताकि ऐसा ना हो कि उसके हवाले से कोई साइड उसका गलत मफहूम समझ सके या निकाल सके। मगर एहसन इकबाल साहब, अब कल तो मरियम नवाज साहिबा ने वाज़े कहा कि शहबाज शरीफ की एक मुफाहमाना पॉलिसी है, ये उनकी सियासत है। अब ज़रा उस मुफाहमाना सियासत के लिए और पॉलिसी के लिए वो मुलाकातें भी करते हैं, कभी बताकर, कभी अंधेरों में, रात के अंधेरों में भी मुलाकातें करते हैं। इस सर्कुलर का मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ की मुफाहमाना सियासत है उसका बाब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है उनकी गिरफ्तारी के साथ भी, और अगर वो रिहा हो जाएं उसके बाद भी अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो बयानिया है उसी पर पार्टी आगे चलेगी। शहबाज शरीफ की मुफाहमाना जो सियासत है उसकी जगह नहीं है पार्टी में। नहीं, देखिए, इस तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे दो हालिया तजुर्बात थे जिनसे हमें बहुत धचका लगा है कि जहाँ पे हमने कौमी मफाद में एक मीटिंग की और आप अभी तक अपोजिशन के हवाले से नहीं बता सकते कि किसी ने उस मीटिंग के को रंग गलत दिया हो या उसको एक्सप्लॉइट किया हो या उसको स्पिन दी हो, जबकि हुकूमती वज़रा ने मुसलसल उस मीटिंग के ज़रिए अपोजिशन की किरदार कुशी करने की कोशिश की। इसके बावजूद हमने बहुत ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया है। तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म के वाक़यात हों, चूँकि इनके बहुत सीरियस असरात हो सकते हैं। लिहाजा अगर ज़रूरी हुआ, अगर कोई कौमी फ़र्ज़ अदा करना है या मुल्की मफाद में कोई मीटिंग है तो दैट शुड बी ऑन रिकॉर्ड और वो पार्टी की आदत के इल्म में होने चाहिए। वैसे मगर फिर वो कौमी सलामती के मामलात पर ही होगी ना, सियासत पर तो नहीं होगी। तो जो शहबाज शरीफ साहब रास्ता निकालते हैं वो रास्ता निकालने के लिए पार्टी नहीं करेगी कुछ भी और सियासत के हवाले से कुछ भी नहीं करेगी इसी मुलाकात है। देखिए, ये तो हमारे कौमी इदारों का बयानिया सामने आ चुका है कि वो सियासत से ख़ुद को दूर रखना चाहते हैं और वो सियासत में मुलव्वस नहीं है और वो मुलव्वस नहीं होना चाहते। तो हमें भी उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करना चाहिए। और एहसन इकबाल साहब, साथ में ये बताइएगा कि अब आप लोग जलसे भी शुरू करने जा रहे हैं, आप स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं, पहला जलसे का ऐलान भी कर दिया गया कि कोयटा में होगा, मगर साथ में अपोजिशन की जमातों को ज़ाहिर है सबको, अब जरदारी साहब भी केसेस भुगत रहे हैं, आप लोग भी केसेस भुगत रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को भी बुला लिया गया है, तो इस वक्त तो आप सब इकट्ठे हैं, मगर अगर किसी एक को रिलीफ मिल गया उसके बाद भी आप लोग इकट्ठे रहेंगे या कोई एक रिलीफ लेकर साइड में हो सकता है? ये ट्रस्ट का एलिमेंट है आप लोगों में? शाहजाद, देखें, पहली बात मैं ये बताऊं कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या है।
हम सब मुख्तलिफ जमातें हैं, इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इसमें सेकुलर पॉलिटिक्स की भी हैं, इसमें नेशनल भी हैं, इसमें रीजनल भी हैं। इन सब जमातों को किस चीज़ ने इकट्ठा किया है? इन सब के दरमियान एक चीज़ मुत्तफिक है कि पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है, पाकिस्तान अगर आगे बढ़ सकता है, तो वो आइनी हुक्मरानी के ज़रिए आगे बढ़ सकता है। जो पाकिस्तान का आइन है आज, ये वो जंजीर है कि जिसने इस वफाक को, इसके तमाम मुख्तलिफ सोचों के और इलाकों के लोगों को एक धागे में बांधा हुआ है या एक जगह पुरोया हुआ है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क बदतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक क्राइसिस में जा रहा है, जहां पे शख्सी आज़ादियां ख़त्म की जा रही हैं, मीडिया की आज़ादियां सल्ब हो चुकी हैं, जमहूरियत जो है वो मजाक बन गई है। पार्लियामेंट, मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने 5 दफ़ा पार्लियामेंट देखी है, मैंने मुशर्रफ दौर की पार्लियामेंट भी देखी है, मैंने ज़िया दौर की भी पार्लियामेंट देखी है। ये दोनों पार्लियामेंटों से कम खुद मुख्तार है, ये अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं। और यकीन कीजिए कि जब इस पार्लियामेंट के अंदर मैं बैठता हूं, बसा औकात मैं सोचता हूं कि क्या ये उन लोगों के वोटों के साथ मैं यहाँ पे इंसाफ कर रहा हूं जिन्होंने मुझे अपने वोटों के साथ मुंतखब करके भेजा है या नहीं। तो इस क्राइसिस में हम सब इकट्ठे हुए हैं कि आप इस क्राइसिस की बालादस्ती को रिस्टोर करें। मगर इस क्राइसिस में इकट्ठे हुए हैं, मगर क्या वाकई इस क्राइसिस की वजह से इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस ही था ना, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही था जो बलूचिस्तान हुकूमत में आपके खिलाफ पैदा किया गया, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मिलकर पैदा किया। ये जो चेयरमैन सेनेट हैं, ये सारा का सारा मामला हुआ। तो जो केसेस में अगर पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल जाए या आपको रिलीफ मिल जाए, तो ये अलायंस रहेगा अपनी जगह पर कायम या नहीं रहेगा? क्योंकि केसेस बुनियादी मसला है आप लोगों का। ये बयानिया जो है ये हुकूमत का है कि शायद ये सारी ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है या एहतसाब से डर रही है। हम सब अपना एहतसाब भुगत चुके हैं। हमसे 2 सालों में जो एहतसाब हुआ शाहजेब, आज भी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या हमारे खिलाफ, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए नैब को एक दफ़ा फिर दावत देता हूं, इमरान अहमद न्याजी साहब को दावत देता हूं। 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मेरे वजारत से मेरी निगरानी में गया है। उस 3200 अरब में से ये 32 रुपए भी साबित कर दें कि मैंने कोई फाइनेंशियल गेन लिया है, मैंने कोई कमीशन किकबैक लिया है, मैं मुजरिम हूं। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल और दीगर हमारे रहनुमा हैं, उनके खिलाफ आज तक एक केस नहीं है कि इन्होंने सरकारी खजाने से ये खुर्द-बुर्द की है, इन्होंने हुकूमत के इस कॉन्ट्रैक्ट या इस ठेके के अंदर ये कमीशन लिया है। ये सब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आपके वालिद ने, आपके दादा ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो कैसे ली थी। मगर तो इस सब के बावजूद भी 2 सालों में नाकाम हुई है। ये सिर्फ एक धोखा है जो लोगों को दे रहे हैं कि जी हम इनको करप्शन में पकड़ रहे हैं। कौन सी करप्शन है? 2 साल हो गए ना लाए सामने। मगर इस सब के बावजूद भी आप जो केसेस की मेरिट पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सवाल पर सवाल नहीं उठा रहा, मगर उस सब के बावजूद भी आपको भी जेल में रहना पड़ा, शाहिद खान अब्बासी साहब को रहना पड़ा। शाहिद खान अब्बासी साहब को एक केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मिली है तो दूसरे केस में तलब कर लिया गया है। साथ ही पीपल्स पार्टी के लिए फिर अपसाइड क्या है? पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि आज इस हुकूमत को गिरा दें, कल को दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उन्हें मैक्सिमम क्या मिलना है? सिंध की हुकूमत मिलनी है, आपके लिए अपसाइड ज्यादा है, आप पंजाब की हुकूमत के लिए सोच सकते हैं, मरकज में हुकूमत बनाने का सोच सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा क्या अपसाइड है कि उन्हें केसेस में रिलीफ मिल जाए? क्योंकि इस हुकूमत को गिरा के उन्हें दोबारा भी सिंध की हुकूमत मिलनी है, इसके अलावा और क्या मिलना है? देखिए, सबके लिए जो अपसाइड है वो ये है कि अगर डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो जाएगी, आप अगर हुकूमत में भी होंगे तो आप डमीज होंगे, आपके इख्तियारात नहीं होंगे, आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते। इस वक्त आप देख लीजिए कि तमाम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अंडर थ्रेट हैं। अदलिया अंडर थ्रेट है, मीडिया अंडर थ्रेट है, पार्लियामेंट अंडर थ्रेट है, जो सिविल लिबर्टीज हैं वो अंडर थ्रेट हैं, सिविल सोसाइटी अंडर थ्रेट है। ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग स्टेज है और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि अगर किसी ने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया की तर्ज पे सिक्योरिटी स्टेट बनाने की कोशिश की तो खुदा ना खास्ता इसके फेडरेशन का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसका डीएनए सिर्फ एक पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव गवर्नेंस के पैराडाइम में ही मजबूत हो सकता है जो 1973 के आइन के तहत एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम डिफाइन करता है। ये आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। तो इसलिए लाजमी है कि हुकूमतें 3 तरीके से पाकिस्तान में तारीखी तौर पर गिरी हैं, या तो नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जो कि नजर आ गया कि पार्लियामेंट में आप लोग नहीं कर सकते, हालिया आप लोगों के
पास तादाद थी, उसके बावजूद भी हुकूमत अपना काम करने में कामयाब हो गई। दूसरा, अदालत के जरिए, अदालत में कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से हुकूमत को रुखसत होना पड़े। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ अपोजिशन ने गिराया है सड़कों पर आकर, वो भी आप लोगों के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है आप हुकूमत तो नहीं गिरा सकते। तो बेहतर नहीं है कि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए आप इस वक्त कैंपेन करें, उसके लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो। मीडिया की आज़ादी, अदलिया की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके लिए आप कैंपेन करें, बजाय इसके कि हुकूमत को गिराने के लिए कैंपेन करें, क्योंकि आप नहीं गिरा पाएंगे और हुकूमत और मजबूत हो जाएगी उसके नतीजे में। देखिए, बात यह है कि हमारा हुकूमत गिराने का असल जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम हुकूमत गिराने के लिए फॉर द सेक ऑफ इट ये काम कर रहे हैं। हमारे आइडियल्स वो हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत अब सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गई है, क्योंकि इस हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये एक वन पार्टी स्टेट बना ले। और मैं आपको आज ये एक बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूं कि इमरान नियाजी अब समझ गए हैं कि ये हुकूमत उनसे नहीं चल रही, वो नाकाम हो गए हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनके बाद उनके मुखालिफ हुकूमत में आए। ये हालात को इतना बिगाड़ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अगर मैं हुकूमत ना कर सकूं तो कोई गैर जमहूरी इंटरवेंशन हो जाए, लेकिन मैं अपने मुखालफिन को इक़्तिदार नहीं दे के जाना चाहता। और ये मुझे डर है कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान नियाजी ने ये बरसर इक़्तिदार रहे और मुल्क को उस रास्ते पे डाल दिया कि अगर मैं नहीं तो जमहूरियत भी नहीं, और ये कोई गैर जमहूरी यहाँ पे इंटरवेंशन हो, दैट विल बी ए बिग ब्लो टू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और वो हमारे कौमी इदारों के लिए भी बहुत बड़ी ब्लो होगी, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी इस वक्त साजिशें हैं वो चाहती हैं कि कौमी इदारों को अवाम के साथ बराह रास्त महाजराई की तरफ लेके जाएं। मगर ये बात आपको क्लियर है, पहला जलसा ऐलान करने के बाद, कन्वीनर बनने के बाद, पहले कन्वीनर आप हैं इसके, कि आप हुकूमत नहीं गिरा सकते, ये बात आप लोगों को क्लियर है? हुकूमतें अवामी दबाव से गिरती हैं। जब अवामी दबाव होता है तो उसके साथ तमाम ऑप्शंस खुलती हैं, नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन भी खुलेगी। ये जो आज पार्लियामेंट के अंदर जमातें बैठी हैं, अगर इन्होंने कल को अवाम के पास जाना है तो ये कितनी देर मलबा उठाएंगे? MQM कहती है मैं एक मिडिल क्लास पार्टी हूं। अगर कराची के जो मिडिल क्लास के नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, कराची के लोग बदहाल हैं, क्या वो अपने MQM के लोगों से नहीं पूछेंगे आपने एक वजारत के एवज हमारा क्या सौदा किया है? और अगर आपकी होप है, मुस्लिम लीग कहती है खुद को, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगी कि पाकिस्तान तबाह हो रहा था, कश्मीर का सौदा हो रहा था और वो इमरान खान को ऑक्सीजन दे रहे थे? मगर साहब, ये आपकी होप है, और होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। आपको पता है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो किन किन वजूहात की बुनियाद पर इत्तेहाद अपनी जगह पर कायम है। 2-2.25 साल से MQM को बड़ी शिकायत है कराची के हवाले से, हुकूमत के साथ मौजूद है, बिलों पर आपका नहीं साथ दे दिया, किसी चीज़ पर आपका नहीं साथ दे दिया, तो इत्तेहाद तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। जो रीजंस हैं आपको पता है किस वजह से कायम रहेगा, तो आप तो होप के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल रियलिटीज से डिफाइन होती है, और जब पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो जाती है, जब अवामी राय आमा में तब्दीली आ जाती है और उसका सुनामी आता है, उसके आगे खड़ा होना मुश्किल होता है, मसलें गिर जाती हैं। और आपने जो होप की बात की, इफ यू वर्क हार्ड इनफ एवरी होप कैन बिकम ए रियलिटी। वैसे मगर पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें अवाम का जो दबाव है, आपको पता है उसके अलावा कौन से फैक्टर्स कार फरमा होते हैं, वो आपके साथ नहीं है। तो बेहतर है कि आप हुकूमत को और मजबूत करेंगे, हुकूमत को गिरा नहीं पाएंगे जनवरी फरवरी में, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं उनके लिए कैंपेन करें। उनके लिए तो हम कैंपेन कर ही रहे हैं और हमारा जो मकसद वही है, लेकिन हुकूमत को गिराना उन मकसद के हसूल के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीन है। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बताऊं शाहजेब, पाकिस्तान 2 सालों में इकॉनमी उसकी क्रैश कर दी, इन्होंने 5.8 से हम नेगेटिव ग्रोथ में आ गए, कोरोना ने और जोड़ दी। ये वक्त था कि पाकिस्तान को रिकवरी में लाने के लिए इंक्लूसिव गवर्नेंस की जाती। इमरान अहमद नियाजी जिस शख्स का नाम है, ही ओनली नोज वन थिंग, पोलराइजेशन, हेट, एक्यूजेशंस। आज हम जिस इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया, 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर गई, लेकिन ये अंधे हैं इंतकाम के अंदर, इनको ये मार्केट सिग्नल्स नजर नहीं आ रहे कि जिस रास्ते पे ये पाकिस्तान को पुश कर रहे हैं, पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, उससे इनके लिए मजीद मुआशी प्रॉब्लम्स होंगे। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज क्या होगा जब खबरें छपेंगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को किस तरह अरेस्ट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के रहनुमाओं को नैब के जरिए। बहुत शुक्रिया सनी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।